सॉलिड क्या होता है? इस प्रकार की अरेंजमेंट को हम सॉलिड कहते हैं। सॉलिड में पार्टिकल बहुत टाइटली अरेंज होंगे, बहुत ज़्यादा टाइटली जब ये अरेंज होंगे तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम सॉलिड कहेंगे। क्या कह देंगे? सॉलिड। सॉलिड के दो टाइप होते हैं। एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें आपका डायमंड आ रहा है, और दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड, जिसमें हम ग्लास, रबर, प्लास्टिक या क्वार्ट्ज ग्लास एक पूरा वर्ड है, ये हम ले सकते हैं। तो इसमें हमको समझना ये है कि सॉलिड के दो टाइप हो गए। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में सभी एटम अपनी पोजीशन पर रेगुलर होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में सभी एटम अपनी पोजीशन पर रेगुलर होते हैं। रेगुलर तभी होंगे जब इनके बीच का ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। बहुत ज्यादा जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो ये एटम अपनी पोजीशन पर रेगुलर रहेंगे। अमॉर्फस सॉलिड में एटम कोई इधर भाग रहा है, कोई यहां भाग रहा है, कोई यहां भाग रहा है, मतलब एटम अपनी पोजीशन पर रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही वीक बॉन्ड है, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लोअर होगा। अब एक बात बताइए सिंपल सी, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको एनर्जी अधिक देनी होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको अधिक एनर्जी देनी होगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। यहां बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, एनर्जी कम देनी होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, जबकि अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है। एटम रेगुलर होते हैं क्रिस्टलाइन में, अमॉर्फस में जो एटम होते हैं वो रेगुलर नहीं होते, अपनी पोजीशन पर रेगुलर नहीं होते हैं। रेगुलर नहीं होंगे अपनी पोजीशन पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड रेगुलर नहीं होते हैं। अगर हम चेक करें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, तो ध्यान से सुनना। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है उसमें इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई देगा आपको। सभी एटम अपनी पोजीशन पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। सभी एटम अपनी पोजीशन पर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट होगा। डायमंड है, सोडियम क्लोराइड है, इन स्ट्रक्चरों के अंदर एटम अपनी पोजीशन पर रेगुलर होते हैं, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि भाई ये रेगुलर है। आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम समझे डिटेल में, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सभी एटम एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अरेंज है। टेबल सॉल्ट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, शुगर पार्टिकल है, मोस्टली बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल है, वो सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। अगर हम इसको प्रॉपरली चेक करें, क्लैवेज, अगर हम इसको तोड़ें, एक पर्टिकुलर फोर्स लगा के, स्ट्रेस लगा के इसको तोड़ना चाहें, काटना चाहें, तो आसानी से एक पर्टिकुलर रेगुलर वे में एक यूनिफॉर्म क्लैवेज इसका होगा, और ये जो है आसानी से स्ट्रेस लगाकर एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में काटे जा सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, पहला पॉइंट हम बता चुके हैं, रेगुलर अरेंजमेंट।
मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, ट्रू सॉलिड माने जाते हैं। कैसे सॉलिड माने जाते हैं? ट्रू सॉलिड माने जाते हैं। सभी एटम अपनी पोजीशन पर अरेंज होंगे, रेगुलर होंगे। क्वार्ट्ज, गैल्ना, पायराइट, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अरेंजमेंट में आते हैं। किस में आते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अरेंजमेंट में आते हैं। अगर आप चेक करो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को गर्म करें तो बहुत हाई टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो पाएंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। हमारे पास डायमंड, NaCl सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, माइका, शुगर, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल माने जाते हैं। किसके एग्जाम्पल माने जाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अगर हम अमोर्फस सॉलिड की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर है, जबकि अमोर्फस सॉलिड इधर उधर भाग रहे हैं। इधर उधर भाग रहे हैं, चेक करो, भाग रहे हैं इधर उधर। क्रिस्टलाइन सॉलिड अपनी पोजीशन पर फिक्स है एटम, और यहां एटम इधर उधर भाग रहे हैं, इरेगुलर हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेकार है अमोर्फस का, इसलिए वो इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सभी अमोर्फस के एग्जाम्पल में आते हैं। अमोर्फस सॉलिड में एटम देखो यहां नहीं है, यहां गायब हो गया, यहां गैप ज्यादा हो गया, कहीं गैप है नहीं, तो अपनी पोजीशन पर रेगुलर नहीं होते। जैसे आपने कॉटन कैंडी खाया होगा, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो टेढ़े मेढ़े अरेंज होती है, इधर उधर अरेंज होती है, इसलिए इसे अमोर्फस की कैटेगरी में हम रखते हैं। ग्लास, रबर अमोर्फस की कैटेगरी में आता है। क्लेवेज की बात करें हम तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक रेगुलर क्लेवेज में काटा जा सकता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड इरेगुलर क्लेवेज में कटता है। कैसे क्लेवेज में कटता है? रेगुलर क्लेवेज में कटता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म क्लेवेज नहीं होगा, जबकि यहां यूनिफॉर्म क्लेवेज पाया जाता है। अगर हम एक छोटी सी बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बारे में, मान के चलो हमने क्वार्ट्ज लिया, क्या लिया? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास पूरा नाम है ये, अगर अमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, और क्वार्ट्ज ग्लास अमोर्फस सॉलिड में आता है। अमोर्फस सॉलिड में आता है क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो अमोर्फस सॉलिड है। मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान दो। क्वार्ट्ज में SiO2 रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, जबकि क्वार्ट्ज ग्लास में SiO2 के मॉलिक्यूल इरेगुलर अरेंजमेंट में होती है, बिखरे हुए होते हैं इधर। तो क्वार्ट्ज इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्वार्ट्ज ग्लास इज द अमोर्फस सॉलिड। दूसरी बात, जब हम क्वार्ट्ज ग्लास की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, क्वार्ट्ज ग्लास या ग्लास कह ले, मॉलिक्यूल इधर उधर बह रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लास जो है वो आपका सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। ग्लास में आता है सुपर कोल्ड लिक्विड। ग्लास जो है वो आपका सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, सुपर कोल्ड लिक्विड होता है ग्लास, मतलब आसानी से बह जाता है। पुरानी बिल्डिंग में चेक करें, अगर हम पुरानी बिल्डिंगों में अगर चेक करें तो ग्लास हमने बहुत पुरानी बिल्डिंगों में लगा रखे हैं, तो ग्लास के बॉटम को चेक किया जाए तो बॉटम काफी थिक होगा और ऊपर वाला ऐसा थिन, ऊपर वाला ऐसा थिन होगा, बॉटम थिक होगा। इसका मतलब ग्लास बहकर स्लोली बहकर नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है, इसलिए ग्लास को लिक्विड की तरह फ्लो मानते हैं, इसे सुपर कोल्ड लिक्विड कह सकते हैं। अगर हम एक और पॉइंट की बात करें वो ये
कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को, मतलब क्वार्ट्ज को क्रिस्टलाइन सॉलिड को, ये क्वार्ट्ज है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर इसे हम पहले मेल्ट कराएं और मेल्ट कराने के बाद ठंडा कर दें, कूल कर दें, तो वो क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मेल्ट करके कूल करने पर क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे टेम्परेचर चेक करें, प्रेशर चेक करें, टेम्परेचर और प्रेशर में चेक करें, जैसे दिन में धूप ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, गिलास जो है वो गर्म हो गया, और जब रात हुई तो ठंडा हो गया, कूल हो गया, तो अचानक गर्म हुआ फिर ठंडा हो गया। ऐसी कंडीशन में गिलास के मॉलिक्यूल जो कि रैंडमली बिखरे हुए थे वो एक ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं और क्वार्ट्ज में बदल जाता है, अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन में बदल जाता है और इसके अंदर मिल्की कलर डेवलप हो जाता है। कैसा कलर डेवलप हो जाता है? मिल्की कलर डेवलप हो जाता है धूप में रखने पर। अनआइसोट्रॉपी सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड, आप छोड़ दीजिए क्यूबिक क्रिस्टल को छोड़कर, कौन से क्रिस्टल को छोड़कर? क्यूबिक क्रिस्टल को छोड़कर बाकी के सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड अनआइसोट्रॉपी शो करते हैं। अनआइसोट्रॉपी का क्या मतलब है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन लगातार चेंज करूं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी लगातार चेंज होगी। अगर हम डायरेक्शन लगातार चेंज करें, डायरेक्शन को लगातार चेंज करें तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी लगातार चेंज होगी। इलेक्ट्रिकल, थर्मल कंडक्टिविटी, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती हैं। मतलब क्या इसका? उसमें हमारे पास ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, बल्ब की लाइट को हमने नाम दे दिया ऑर्डिनरी लाइट। ये हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है, स्पेलिंग देख लेना भाई, ऑर्डिनरी लाइट है ये। जो सभी डायरेक्शन में फैल जाती है। बल्ब की जो लाइट होती है वो ऑल डायरेक्शन में फैलती है, लेकिन जब उसे हम पॉलीमीटर ट्यूब से पास करते हैं, किसे पास करते हैं? पॉलीमीटर ट्यूब से, तो वो लाइट एक पर्टिकुलर वे में अरेंज हो जाती है। मान लो ये आपके पास पॉलीमीटर है और जैसे ही ऑर्डिनरी लाइट जो सभी डायरेक्शन में बह रही थी वो इस पॉलीमीटर ट्यूब से पास होती है। इसकी ये विशेषता है, ये इसकी एक्सिस मान लिया हमने, इसकी ये विशेषता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इस एक्सिस के जो भी पैरेलल लाइट होगी केवल वही पास हो पाएगी। अब ये लाइट इसके पैरेलल नहीं है, ऐसे लाइट आई पैरेलल है क्या? नहीं, तो ये लाइट यहीं रह जाएगी, पास में होगी। ऐसी लाइट को हम नाम देते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्या नाम देते हैं? पोलराइज्ड लाइट। इस ट्यूब में मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड भर रखा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड भर रखा है, ग्लूकोज क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है, शुगर, उसका सॉल्यूशन भर रखा है। जैसे ही पोलराइज्ड लाइट ग्लूकोज के सॉल्यूशन से पास होती है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर मुड़ जाती है। मतलब पोलराइज्ड लाइट जब ग्लूकोज के सॉल्यूशन से पास होगी
तो जैसे पोलराइज्ड लाइट इससे पास होगी तो इसका कलर, सॉल्यूशन का कलर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएगा, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएगा। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जो आपकी अनआइसोट्रॉपी शो करते हैं, और अनआइसोट्रॉपी में जब डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होगी, लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी, मैं इसको लगातार घुमाऊंगा कोलिमेटर ट्यूब को या इस सैंपल को घुमाऊंगा, किसी भी एक चीज को घुमा दीजिए तो उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने से क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, मतलब उसके कलर लगातार चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो अनाइसोट्रॉपी का मतलब है लगातार कलर का चेंज होना, लगातार प्रॉपर्टी का चेंज होना, वो हमको समझना। हमारे पास ये एक ग्लूकोज सॉल्यूशन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है ग्लूकोज सॉल्यूशन, उस पर हम लाइट डालेंगे और फिर लाइट डालकर पॉलीमीटर ट्यूब से चेक करेंगे, या तो से घुमाइए या जो क्रिस्टलाइन का अरेंजमेंट होगा, पॉलीमीटर जो ट्यूब होगी, प्लेट होगी, उसको घुमाएंगे तो क्या अरेंजमेंट आएगा। ये हमने एक पॉलीमीटर का अरेंजमेंट बनाया। अब इसको जब हम घुमाएंगे, लाइट डालकर इसको घुमाएंगे तो क्या चेंज दिखाई देगा, कलर कैसा है चेक कर लीजिए। अब कलर देखो बदल गया था, जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे वैसे वैसे आपको कलर दिखाई देगा। ऊपर से आप प्लेट लगाकर पॉलीमीटर की थ्रू लाइट को घुमाओगे, लाइट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी भी लगातार चेंज होगी, उसका कलर चेंज होता दिखाई देगा, कलर चेंज होते हो दिखाई देगा। ठीक है, जो लाइट है वो उसकी डायरेक्शन घूमेगी तो सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती हुई दिखाई देती है। देखो लाइट घुमाता जा रहा हूं मैं, कलर चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे जो लाइट की डायरेक्शन घूमेगी वैसे वैसे सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होगा, ऑल डायरेक्शन में इसका कलर चेंज होता दिखाई देगा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी अनआइसोट्रॉपी कहलाती है। क्या कहलाती है? अनआइसोट्रॉपी कहलाती है भाई। हमारे पास ये हो गया अनआइसोट्रॉपी का अरेंजमेंट, सही में आ गया होगा आपको। एक होता है आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी का मतलब है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहे, डायरेक्शन बदलती रहे फिर भी प्रॉपर्टी सेम रहे, तो उसे बोलते हैं हम आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी में मोस्टली अमॉर्फस सॉलिड शो करते हैं। किसी भी डायरेक्शन से घुमा लीजिए, सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। सबसे पहला टॉपिक है आयनिक सॉलिड। हमारे पास टॉपिक है, हमको आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ना है। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड क्या होता है? एग्जाम्पल है हमारे पास NaCl। NaCl एग्जाम्पल के अंदर हमको अगर समझें तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि हमारे पास एक सोडियम है और एक क्लोराइड। सोडियम के अंदर टोटल एटॉमिक नंबर 11 होने की वजह से कॉन्फिगरेशन हो गया 281, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसलिए 287। तो होता क्या है, किस तरह से हमें बॉन्ड बनाने हैं वो हमको समझना होगा। अगर हम इसमें से सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट करेंगे तो 28 रह जाएगा, और क्लोराइड आयन में हो जाएगा इस तरह से। दोनों के पास, दोनों के लिए अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बंधे हुए होंगे। क्रिस्टल दिख रहा है, क्रिस्टल में सोडियम आयन भी है, क्लोराइड आयन भी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग
टाइटली बॉन्ड से बंधे हुए हैं वो, जिसको हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड को तोड़ने में आपको अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई माना जाएगा। आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं उनमें दोनों अपोजिट आयन एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होंगे, बंधे हुए होंगे। सोडियम आयन क्लोराइड आयन से टाइटली बॉन्डेड होगा, इसलिए इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा माना जाता है। सारे एटम अपनी पोजीशन पर फिक्स हैं। प्रॉपर्टीज की थोड़ी और डिटेल में बात करें तो ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा तो ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे, हार्ड होंगे, सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसका रीजन एक ही है, वही सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं, इसलिए इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इसलिए हार्ड है और इस तरह से ये कंबाइंड फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। तो सॉलिड फॉर्म में ये रहेंगे और एक क्रिस्टल की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं आयनिक कंपाउंड की, तो ये इस तरह से रहेगा। ब्राइटनेस बहुत अच्छी होगी, अच्छे ब्राइट के होंगे, ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड है, ब्राइटनेस अच्छी होगी। पाउडर फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाएंगे ये मोस्टली। ब्राइटनेस अच्छी है इसकी, चमक अच्छी होगी इन सॉलिडों के अंदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है आयनिक क्रिस्टल में। अब आती है करंट की, इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन फॉर्म में अगर हम इन डाल दें तो सॉल्यूशन फॉर्म में जब होंगे ये तो Na+ और क्लोराइड आयन सॉल्यूशन फॉर्म में पानी डालने पर आयन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आयंस फ्री हो जाएंगे और जब आयंस फ्री होंगे तो इनमें करंट फ्लो होने के चांस बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन आयनिक फॉर्म में करंट फ्लो होगी। जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो फिक्स पोजीशन पे होंगे, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन सॉलिड फॉर्म में फिक्स है, मतलब करंट का जो फ्लो है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आयंस फ्री ही नहीं है। लेकिन एक्वस कंडीशन में करंट फ्लो हो जाता है, लिक्विड स्टेज में आयंस फ्री हो जाएंगे और करंट भी फ्लो हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टीज है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास कोवलेंट क्रिस्टल। कोवलेंट क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल में एटम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे? कोवलेंट बॉन्ड से। यहां देखो ये सिलिकॉन है, Si द सिलिकॉन, और ये है ऑक्सीजन का एटम। तो सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये जो बॉन्डिंग है वो है आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड से सिलिकॉन जुड़ा हुआ है। जब कोई अरेंजमेंट कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू होगा तो उसे हम नाम देंगे कोवलेंट क्रिस्टल। अब कोवलेंट बॉन्ड होगा तो इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन लिए गए ना दिए गए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। पुअर कंडक्टर माने जाएंगे, ये पुअर कंडक्टर माने जाएंगे, करंट का फ्लो नहीं कराएंगे। एक तरह का जो कोवलेंट क्रिस्टल है वो एक तरह का नेटवर्क सॉलिड होता है। नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड है, टाइटली बॉन्डेड होगा कोवलेंट बॉन्ड से। अब टाइटली बॉन्डेड है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई मान लिया जाएगा, कोवलेंट का नहीं, कोवलेंट क्रिस्टल का। बॉइलिंग पॉइंट हाई मान लिया जाएगा नेटवर्क सॉलिड होने की वजह से। SiO2 इसमें आता है। डायमंड है, इसके अंदर हम डायमंड, ग्रेफाइट,
सिलिकॉन कार्बाइड और आप ये पढ़ ही रहे हो SiO2, ये हम डायग्राम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसके, अरेंजमेंट के। अब बात आती है इसमें एग्जाम्पल की डायमंड। एग्जाम्पल के तौर पर डायमंड के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी कोवलेंट क्रिस्टल के अंदर आते हैं। इस तरह से डायमंड का अरेंजमेंट बनेगा, आपस में एटम जुड़ते चले जाएंगे, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो एक तरह का शेयरिंग बॉन्ड है, शेयरिंग बॉन्ड से वो जुड़ते चले जाएंगे और फाइनली डायमंड का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये डायमंड का एक छोटा अरेंजमेंट है। डायमंड के छोटे अरेंजमेंट में धीरे धीरे डायमंड के स्ट्रक्चर बनते जाएंगे और एक से ज्यादा बन जाएंगे। इस तरह से जुड़ते हैं ये और जुड़कर डायमंड का पूरा अरेंजमेंट बनके तैयार हो जाएगा। अगर डायमंड के पूरे स्ट्रक्चर को हम चेक करें तो इस तरह से डायमंड की जो यूनिट सेल्स होती हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग से जुड़कर जुड़ती चली जाएंगी और पूरा कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड बना के तैयार कर देते हैं। इस तरह से नेटवर्क सॉलिड बनके तैयार हो जाएगा डायमंड का। तो ये डायमंड का आपका अरेंजमेंट है। डायमंड के अरेंजमेंट में हम ये पढ़ सकते हैं। तीसरा अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है CO2, ड्राई CO2 कह सकते हैं आप। ये ड्राई CO2 का डायग्राम है। ड्राई CO2 इसके एग्जाम्पल में आता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इसमें मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड होते हैं बहुत ही वीक वंडरवाल फोर्स से। जो मॉलिक्यूल है सारे वो वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़े होंगे। जब ये वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़े होंगे तो आयन सिस्टम तो होगा ही नहीं। जब आयन सिस्टम नहीं होगा तो कंडक्टिविटी भी नहीं होगी। पुअर कंडक्टर माने जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के। करंट तो फ्लो होगा ही नहीं इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मेल्टिंग पॉइंट बेकार माना जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बेकार माना जाएगा, क्योंकि वीक वंडरवाल फोर्स से ये बंधे हुए होते हैं। तो ये आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है और मॉलिक्यूलर सॉलिड में एक तो CO2 आ गया, ड्राई आइस आ गई, ये ड्राई आइस है और ये सब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के अंदर हम पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए कंडक्टिविटी नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो है हो गया। इस तरह से एग्जाम्पल हमारी कैटेगरी में आ रहे हैं। मेटेलिक क्रिस्टल में मेटल और इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होते हैं। मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर मेटल मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होते हैं। मेटल आयन अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, मोशन में नहीं होंगे मेटल आयन। इनको हम कर्नल कहते हैं। ये अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, ये मोशन में नहीं होते। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में यहां होंगे। ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन समुद्र की फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन सी की फॉर्म में है और सी में जैसे नाव चलती है, बोट चलती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की सी में, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पॉजिटिव आयन कर्नल की बोट चल रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में होते हैं और मेटल आयन कम मात्रा में होते हैं। इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो मोबाइल होते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं, जिनकी वजह से मेटल अच्छी करंट फ्लो करा सकता है। पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में अपोजिट चार्ज होने की वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड
पाया जाता है मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जितने भी मेटल्स होते हैं, ब्रास है, एलॉयज होते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सभी मेटल इस तरह का मेटेलिक क्रिस्टल शो करते हैं। क्या प्रॉपर्टी होगी मेटेलिक क्रिस्टल की, वो हमको समझनी है। ध्यान से समझना भाई। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी ये है कि मेटल जो है वो मेलेबल होता है। आपने एक कोयले का पीस, एक पेंसिल, एक एल्युमिनियम वायर, इस तरह की चीजें ले रखी हैं और इन चीजों को हम ठोकेंगे, पीटेंगे इनको, तो ये मेलेबल होगा, मतलब हम इसको पीट सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होगी। हम इनको पीस कर इस तरह से एल्युमिनियम वायर को या आयरन नेल को पीस कर, मतलब ठोक कर हम उसको शेप बदल सकते हैं, उसकी सीट बना सकते हैं, सीट जैसा उसे फैला सकते हैं। तो ये मेलेबल हो गया। इसके अंदर मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी। किसके अंदर? मेटल के अंदर। मेटल के अंदर मेलेबिलिटी की प्रोसेस पाई जाएगी, मेलेबिलिटी का गुण पाया जाएगा। मतलब हम मेटल को पीट कर हम उसे सीड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। तो मेटल के अंदर मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जब यही काम हम कोयले वगैरह को करेंगे, लेड पेंसिल को करेंगे, तो वो टुकड़ों में टूट जाएगा। इसका मतलब नॉन मेटल में मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, केवल मेटल के अंदर ही मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। हम एक रॉड को, आयरन रॉड को पीट रहे हैं और पीट के उसकी शेप बदल रहे हैं। इसका मतलब उसकी मेलेबिलिटी प्रोसेस है। उसकी शेप को चेंज करने की ये प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मेलेबिलिटी। अगर हम मेटल को खींचकर उससे वायर बना दें, तो मेटल से खींचकर वायर बनाने की प्रोसेस, मेटल को खींचकर वायर बनाने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है मेटल को वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो मेटलिक जो क्रिस्टल होते हैं उनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनके अंदर डक्टिलिटी की प्रोसेस पाई जाएगी। इस तरह से हम वायर बना सकते हैं मेटल से। मेटल को खींचकर हम उसको मशीनों की सहायता से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वायर बन रहा है, इस तरह से वायर बना दिया, ये वायर बनते चलेगा। तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी आपकी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी शुरू में, कोई भी मेटल होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का झुंड होगा। पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन उसमें इधर उधर भागते हुए नजर आएंगे। सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते नजर आएंगे। इसलिए इसमें कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की गुड प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। मेटल के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लें कि मेटल क्या होते हैं। मेटल वायर फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। बिल्डिंग बनाने में मेटल की जरूरत पड़ती है। मेलेबिलिटी, कील को या किसी भी चीज को हथौड़े से पीट कर उसे सीड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो वो मेलेबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मेलेबिलिटी कहलाएगी।
इसमें आवाज भी आएगी मेटल को पीटते हैं तो, सॉरस की प्रॉपर्टी होती है, जबकि नॉन मेटल पाउडर फॉर्म में टूट जाता है। मेटल मैलिबिलिटी शो करते हैं, नॉन मेटल मैलिबिलिटी शो नहीं करते हैं। सिल्वर फॉयल बनाते हैं हम लोग खाने वगैरह को रखने के लिए, एल्युमिनियम फॉयल हम बनाते हैं, तो ये फॉयल मैलिबिलिटी की वजह से बनी है। किसकी वजह से बनी है? मैलिबिलिटी की वजह से। तो ये सिल्वर फॉयल है, मैलिबिलिटी की वजह से सिल्वर फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल बनाई जा सकती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, चमक अच्छी होती है, सोरोनस होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का मेटल। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये मेटेलिक क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज हैं।